Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, the next topic of the Unit 13 of FSC Physics Part 2 is Ampere's law. Before we start Ampere law, let us remind yourself that electric current creates magnetic field. ऑस्टेड ने फर्स्ट टाइम डिस्कवर किया था कि जब भी किसी वायर में से इलेक्ट्रिक करंट आई पास करता है तो उस वायर के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। मैग्नेटिक फील्ड उस वक्त तक प्रोड्यूस होता रहता है जब तक कि करंट की फ़्लो जारी रहती है, और किसी भी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है दैट डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ करंट एंड डिस्टेंस ऑफ दैट पॉइंट फ्रॉम द कंडक्टर। अब एक्चुअली आई एम सेइंग द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ दैट पॉइंट फ्रॉम द कंडक्टर। अदरवाइज़ बच्चों डिस्टेंस तो यहाँ से भी ले सकते हैं, डिस्टेंस तो इधर से भी ले सकते हैं, डिस्टेंस तो किसी भी पॉइंट से हम इस पॉइंट का कंडक्टर से ले सकते हैं, लेकिन जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है बिटवीन टू पॉइंट्स वो डेफिनेट होता है, उसकी एक यूनिक वैल्यू होती है जिसको यहाँ पर इस डायग्राम में मैंने स्मॉल आर से शो किया। सो द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट अराउंड द करंट कैरिंग कंडक्टर डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ करंट and shortest distance of that point from the conductor. Number 3 आपको बताया था कि magnetic field lines form concentric circle around the wire. So this whole was discovered and concluded by Hans Ørsted. Today our topic is Ampere's law. We would not to be confused with एम्पेयर लॉ एंड एम्पेयर फोर्स लॉ। क्लासिकल इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में एम्पेयर का फोर्स लॉ भी है और एम्पेयर लॉ भी है। जो एम्पेयर फोर्स लॉ है वो एम्पेयर ने 1823 में डिस्कवर किया, 1823 में बयान किया, और जो एम्पेयर लॉ है जिसको एक्सटेंड करेंगे इनटू एम्पेयर सर्किटल लॉ, एम्पेयर ने 1826 में इस लॉ को बयान किया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट नो अबाउट एम्पेयर फोर्स लॉ। अब बच्चों हमने कहा है कि जब भी किसी वायर से करंट गुजरता है तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो। अब इसका मतलब है कि अगर हमारे पास दो वायर्स हैं, इन दोनों वायर्स में करंट फ्लो कर रहा है, तो इट मीन्स ये वायर भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रही है, दूसरी वायर भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रही है, तो दोनों वायर्स के मैग्नेटिक फील्ड जब इंटरएक्ट करेंगे तो इन वायर्स पे फोर्स एक्ट करेगी। अब वो फोर्स टूवर्ड्स ईच अदर भी हो सकती है, यानी ये दोनों वायर एक दूसरे को अट्रैक्ट भी कर सकती हैं, ये दोनों वायर एक दूसरे को रिपेल भी कर सकती हैं। अब देखना ये है कि ये दोनों वायर्स एक दूसरे को अट्रैक्ट कब करेंगी या दोनों वायर एक दूसरे को रिपेल कब करेंगी। अब चाहे वो अट्रैक्ट करेंगी या रिपेल करेंगी, इट मीन्स जो करंट्स हैं वो एक दूसरे पे फोर्स एग्जर्ट करते हैं। एम्पेयर ने इसको एम्पेयर फोर्स लॉ का नाम दिया। लुक हियर ऑन द बोर्ड, वी हैव टू पैरेलल वायर्स कैरिंग करंट इन द सेम डायरेक्शन। हेयर द करंट्स आर एंटी पैरेलल। दो वायर्स हैं, यहाँ पर करंट पैरेलल हैं, यहाँ पर दो वायर्स हैं, करंट एंटी पैरेलल है, वायर 1 वायर 2। अब हम बोल रहे हैं कि जो करंट इस वायर में है वो भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, जो उस वायर में है वो भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है। अब इस वायर के लिए यानी वायर 1 के लिए जो वायर 2 का मैग्नेटिक फील्ड है वो एक्सटर्नल फील्ड है, और जो वायर 2 के लिए वायर 1 का फील्ड है वो एक्सटर्नल फील्ड है। तो जब वायर 1 जिसमें करंट है इसको हम वायर 2 के फील्ड में रखेंगे तो इसका फील्ड इस वायर के करंट के फील्ड के साथ इंटरएक्ट करेगा, इस वायर पे फोर्स लगेगी। अब किस तरफ लगेगी, यही एम्पेयर ने अपने फोर्स लॉ में बताया। इसी तरह से ये करंट कैरिंग वायर है तो इसका अपना एक मैग्नेटिक फील्ड है, तो जब ये वायर इस वायर 1 के फील्ड में हम रखते हैं, या दूसरे लफ्ज़ों में वायर 1 का फील्ड इसके लिए एक्सटर्नल फील्ड एक्ट करता है, तो इसका करंट का फील्ड इस वायर के फील्ड के साथ जब इंटरएक्ट करता है इस पे फोर्स लगती है। तो इसका मतलब है
इन दोनों वायर पे साइमल्टेनियसली फोर्स एक्ट करती है। जिस तरह से कूलम लॉ में बच्चों पढ़ कर आए हैं कि दो चार्जेस हैं Q1 एंड Q2, वो या तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं या एक दूसरे को रिपेल करते हैं, क्योंकि एक चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड दूसरे चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ इंटरेक्ट करेगा तो वो दोनों चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट या रिपेल करेंगे। और कंक्लूड करके आए हैं कि सिमिलर चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। यहाँ पर सिचुएशन रिवर्स है, यहाँ पर ये करंट सेम डायरेक्शन में है, दोनों करंट पैरेलल हैं, दीज करंट विल अट्रैक्ट ईच अदर। यहाँ पर दोनों करंट एंटी पैरेलल हैं यानी अपोजिट हैं, ये दोनों करंट एक दूसरे को रिपेल करेंगे। हालांकि चार्जेस में हम कहते हैं कि चार्जेस अपोजिट हों तो अट्रैक्ट करते हैं, एक जैसे हों तो रिपेल करते हैं, लेकिन करंट्स में करंट एक जैसे हों, एक सम्मत में हों, अट्रैक्ट करते हैं, और करंट अपोजिट हों तो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। इसको फोर्स लॉ कहते हैं, और ये जो फोर्स लॉ है ये भी एम्पेयर का ही है। अब किस तरह से पैरेलल करंट्स अट्रैक्ट करते हैं और एंटी पैरेलल करंट्स रिपेल करते हैं, इसको अंडरस्टैंड करने के लिए दोनों करंट के मैग्नेटिक फील्ड को ड्रा करके चेक करना पड़ेगा। अगर मैं राइट हैंड रूल अप्लाई करता हूँ हेयर ऑन कंडक्टर नंबर 1, तो इसका मतलब इस वायर का मीन इस करंट का जो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर मौजूद है इन द रीजन बिटवीन दीज टू वायर्स, दैट फील्ड इज इनवर्ड। दिस इज द फील्ड विच इज ड्यू टू द करंट इन कंडक्टर 1 नेम्ड एज B1। अब इसी तरह से अगर हम रूल इस कंडक्टर पे लगाएं, राइट हैंड रूल लगाएं, तो इसके अराउंड अगर ये मैग्नेटिक फील्ड को हम डायरेक्शन दें तो इस वायर के करंट का जो फील्ड है वो आउटवर्ड है, जिसको मैंने नाम दे दिया है दैट इज B2। B1 is the magnetic field of conductor 1 here, and B2 is the magnetic field of the current which is into the conductor 2. अब B1 is inward, B2 is outward, it means दोनों फील्ड एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं। अब इस तरफ देखें, इस तरफ देखें तो इस वायर का फील्ड यहाँ पर अगर देखें तो आउटवर्ड है, और उस वायर का भी फील्ड अगर यहाँ पर देखें तो आउटवर्ड ही है। गो यहाँ पर इसका फील्ड स्ट्रांग है, इसका फील्ड यहाँ पर वीक है, लेकिन दोनों फील्ड B1 है या B2 है, यहाँ पर क्या है, दोनों आउटवर्ड। ओवर हेयर B1 इज आउटवर्ड, B2 इज आल्सो आउटवर्ड एंड ऑन दिस साइड ऑफ द कंडक्टर। अगर मैं राइट हैंड रूल अप्लाई करूँ तो इस करंट का फील्ड भी इनवर्ड है और उस करंट का भी फील्ड इनवर्ड है। इट मीन्स इस साइड पे अगर हम डायरेक्शन चेक करें तो B1 इज इनवर्ड, B2 is also inward. So watch here, in this region the magnetic field of conductor 1 and conductor 2 are in the same direction. It means they reinforce each other. Over here both the magnetic field reinforce each other. Over here both the magnetic field cancelled. इसका मतलब है कि जो रीजन इन दोनों वायर के इन बिटवीन है यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड वीक होगा, इधर रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होगा, इधर भी रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होगा। और हमने एक्सटेंशन ऑफ राइट हैंड रूल में बताया था कि कंडक्टर एक्सपीरियंस मैग्नेटिक फोर्स फ्रॉम स्ट्रांगर पार्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड टूवर्ड्स वीकर पार्ट। अब जैसा कि हम कह रहे हैं हेयर मैग्नेटिक फील्ड stronger because B1 and B2 are in the same direction, resultant field would be increased. Here magnetic field stronger. Here again both the magnetic field are in same direction but inward, the resultant field is stronger. Here the magnetic fields are in opposite direction, they cancelled out, magnetic field weaker. और हम कह रहे हैं कि जो वायर्स हैं इस वायर पे फोर्स लगेगी स्ट्रांगर से वीकर की तरफ, उस पे भी फोर्स लगेगी स्ट्रांगर से वीकर की तरफ। इसका मतलब है कि इस वायर पे फोर्स इधर लगेगी, इस वायर पे फोर्स इधर लगेगी। दूसरे लफ्ज़ों में दोनों कंडक्टर एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे
मीन पैरेलल करंट्स अट्रैक्ट ईच अदर। और अगर ये सिचुएशन यहाँ पे देखी जाए तो फिर सिचुएशन रिवर्स हो जाएंगी। लुक हेयर, इस करंट का फील्ड इनवर्ड है और अगर मैं राइट हैंड रूल, उसका करंट डाउनवर्ड है, राइट हैंड यूँ अप्लाई करूँ तो उसका भी मैग्नेटिक फील्ड वो इनवर्ड है। तो हेयर बोथ द मैग्नेटिक फील्ड्स आर इनवर्ड, B1 and B2 both fields are inward. But here conductor 1 का फील्ड विच इज़ B1 that is outward और इस कंडक्टर का मैग्नेटिक फील्ड ओवर हेयर that is inward. Similarly इसका मैग्नेटिक फील्ड B1 that is inward और कंडक्टर 2 का जो मैग्नेटिक फील्ड है, राइट हैंड रूल अप्लाई करें तो दिस मैग्नेटिक फील्ड B2 that is outward. So here B1, B2 both are inward. Here B1 outward, B2 is inward. Here B1 is inward, B2 is outward. Here both the magnetic fields are cancelling the effect of each other. Here effect is also cancelling. Here the two magnetic fields reinforce each other. No magnetic field is stronger over here. Magnetic field is weaker over here. Magnetic field is weaker over here. This conductor experience force from stronger part of magnetic field toward weaker part. This conductor also experience magnetic force from stronger part of magnetic field towards weaker part. तो इस कंडक्टर पे फोर्स इधर लगेगी, इस कंडक्टर पे फोर्स इधर लगेगी। इट मीन्स दोनों कंडक्टर एक दूसरे को रिपेल करेंगे। दिस इज़ नोन एज एम्पेयर फोर्स लॉ। और अगर मैं एम्पेयर फोर्स लॉ को कंक्लूड करूं तो बच्चों ये ज़हन में रखना है, पैरेलल करंट्स अट्रैक्ट एंड एंटी पैरेलल करंट्स रिपेल। दिस स्टेटमेंट, दिस वर्डिंग इज नेम्ड एज एम्पेयर फोर्स लॉ, बट वी आर कंसर्न्ड विद द एम्पेयर लॉ। अब बच्चों एम्पेयर लॉ को हम बेसिक फॉर्मेट में भी लिखेंगे और एम्पेयर लॉ को जनरलाइज्ड फॉर्म में भी लिखेंगे, जिसको एम्पेयर सर्किटल लॉ कहते हैं। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस एम्पेयर लॉ एंड एम्पेयर्स सर्किटल लॉ। इंट्रोडक्शन। एम्पेयर्स लॉ रिलेट्स द इंटीग्रेटेड मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ क्लोज्ड लूप with the current enclosed by the loop. बच्चों इंट्रोडक्टरी सेंटेंस में मैंने लिखा है कि व्हाट इज एक्चुअली एम्पेयर लॉ और एम्पेयर सर्किटल लॉ। एम्पेयर लॉ रिलेट्स द इंटीग्रेटेड मैग्नेटिक फील्ड। दिस वर्ड इज बियॉन्ड द स्कोप ऑफ आवर लेवल, लेकिन वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस टर्मिनोलॉजी आल्सो। बट इन जनरल एम्पेयर लॉ रिलेट्स द मैग्नेटिक फील्ड along a closed loop with the current enclosed by the loop. This loop is known as Amperian loop. ये जो loop हम बोल रहे हैं closed loop, that loop is named as Amperian loop. इसको बच्चों आगे हम डिस्कस करेंगे कि Amperian loop क्या है। Amperian loop एक सिमेट्रिकल क्लोज्ड पाथ को बोलते हैं, जिसको इमेजिन करते हैं हम, जिसको एज्यूम करते हैं, जिसको ड्रा करते हैं किसी भी करंट डिस्ट्रीब्यूशन के मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड आउट करने के लिए या कैलकुलेट करने। जिस तरह से गॉसेस लॉ में हम एक सिमेट्रिकल क्लोज सरफेस एज्यूम करते हैं जिसको गॉसियन सरफेस कहते हैं, और गॉसियन सरफेस को एज्यूम या ड्रा करने का पर्पस क्या होता है? टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ड्यू टू डिफरेंट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस। तो यहाँ पर चूँकि करंट डिस्ट्रीब्यूशंस हैं, करंट डिस्ट्रीब्यूशन मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करती हैं। जिस तरह के हमने बताया कि एक सिंपल स्ट्रेट कंडक्टर है तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, इसी तरह से अगर कॉइल होगा तो वो भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। तो किसी भी करंट डिस्ट्रीब्यूशन का मैग्नेटिक फील्ड आपने किसी भी पॉइंट पे निकालना है, वी अप्लाई एम्पेयर सर्किटल लॉ, एंड इन एम्पेयर सर्किटल लॉ वी अज्यूम सिमेट्रिकल क्लोज्ड पाथ, and that symmetrical closed path is named as the Amperian loop. How we choose the shape of path, how we apply Ampere circuital law to calculate the magnetic field at any point due to different current distribution, ये बच्चों जब लॉ अंडरस्टैंड कर लेंगे, जब उसकी एप्लीकेशन पढ़ेंगे तो फिर इस चीज़ को हम स्ट्रेस करेंगे। लेकिन अभी
जस्ट पहले एम्पेयर लॉ की बेसिक फॉर्म देखने वाले हैं, फिर उस एम्पेयर की बेसिक फॉर्म को एम्पेयर सर्किटल लॉ की फॉर्म में बयान करने वाले। तो इसलिए बच्चों बताया है आपको कि एम्पेयर ने सिर्फ एम्पेयर सर्किटल लॉ ही स्टेट नहीं किया बल्कि एम्पेयर फोर्स लॉ भी स्टेट किया था। एंड वी वुड नॉट बी कन्फ्यूज्ड विद एम्पेयर फोर्स लॉ एंड एम्पेयर लॉ। एम्पेयर फोर्स लॉ इज वेरी सिंपल वन, जिसको मैंने कंप्लीटली एक्सप्लेन किया ओवर हेयर, लेकिन कंक्लूसिवली क्या कहा है कि पैरेलल करंट्स अट्रैक्ट, एंटी पैरेलल करंट्स रिपेल ईच अदर। लेकिन मैंने बच्चों आपको बताया कि इलेक्ट्रोस्टैटिक में ऐसा नहीं होता, एक जैसे चार्जेस रिपेल कर, और इधर क्या है, एक जैसे करंट अट्रैक्ट कर रहे हैं, अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं, लेकिन यहाँ पर अपोजिट डायरेक्शन में जो करंट हैं वो एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। तो इन चीज़ों को याद रखना है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर शॉर्ट आंसर्स एंड एमसी। अब बच्चों ध्यान में रखें, नॉन प्रोफेशनल लोग आपको शॉर्ट क्वेश्चन बोलते हैं, दीज आर नॉट शॉर्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन तो क्वेश्चन होता है। अब क्वेश्चन की लेंथ तो नहीं बताती कि ये शॉर्ट है या लॉन्ग है, आंसर, शॉर्ट आंसर टू द क्वेश्चन। अब अगर आप छोटी सी स्टेटमेंट देते हैं कि स्टेट एंड एक्सप्लेन एम्पेयर लॉ, तो ये तो छोटी सी स्टेटमेंट है, ये तो एक छोटी सी स्टेटमेंट है, लेकिन आप इसको लिखेंगे तो ये तो एक लॉन्ग आंसर है। तो सम टीचर्स विच आर नॉन प्रोफेशनल, विच आर इंस्ट्रक्टर्स, ऑलवेज सेज शॉर्ट क्वेश्चंस, नो शॉर्ट आंसर्स। अब शॉर्ट आंसर में आ सकता है कि वाई पैरेलल करंट्स अट्रैक्ट ईच अदर, वाई एंटी पैरेलल करंट्स रिपेल ईच। दोनों सेगमेंट भी पूछ सकता है, एक सेगमेंट भी पूछ सकता है। तो you can describe with the help of this diagram along with the extension of right hand rule. So now what is the statement of basic form of the ampere law which we are going to discuss. So statement of the ampere law, statement, the magnitude of magnetic flux density B at any point P due to current through a straight conductor is number 1 directly proportional to the magnitude of current I, number 2 inversely proportional to the shortest distance or from the conductor. अंडरस्टैंड करें, हम बोल रहे हैं मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी एट एनी पॉइंट P ड्यू टू करंट थ्रू अ स्ट्रेट कंडक्टर, कि ये एक स्ट्रेट कंडक्टर है जिसमें करंट आई है, और किसी भी पॉइंट पे जो B की मैग्नीट्यूड है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी की जो मैग्नीट्यूड है इस पॉइंट पे, वो इस करंट के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और इस पॉइंट का जो कंडक्टर से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है जिसको स्मॉल r लिख रहे हैं, इसके साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अब अगर हम इन दोनों रिजल्ट्स को, दीज आर द एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स, ये ख्वाब नहीं आ जाता किसी साइंटिस्ट को कि एक क्वांटिटी दूसरे का साथ डायरेक्टली है या इन्वर्सली है, ये एक्सपेरिमेंटली टेस्टेड रिजल्ट्स होते हैं। अब ये जो लॉ है, जब ऑर्स्टेड ने ये डिस्कवर किया कि इलेक्ट्रिक करंट्स क्रिएट मैग्नेटिक फील्ड्स, तो उन मैग्नेटिक फील्ड को ऑर्स्टेड ने खुद स्टडी किया, बाद में बायट सेवर्ट ने स्टडी किया। बायट और सेवर्ट ने भी मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करने का लॉ दिया जिसको बायट सेवर्ट लॉ कहते हैं। लेकिन एक इजी अप्रोच, एक कन्वीनियंट वे हमें दिया मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए एम्पेयर ने, इन टर्म ऑफ एम्पेयर लॉ विच इज़ मे बी जनरलाइज्ड और एक्सटेंडेड इनटू एम्पेयर सर्किटल लॉ। सो दीज आर टू एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स कि स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट, या स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, या मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, या मैग्नेटिक इंडक्शन directly proportional to the current through the wire and inversely proportional to the shortest distance or from the wire या from the conductor. Mathematically law को लिखने लगे हैं mathematical form. From these two experimental results we may write B directly proportional to I, B inversely proportional to small r
बाई कंबाइनिंग दीज टू रिजल्ट्स, इन दोनों रिजल्ट्स को अगर हम कंबाइन कर दें, वी मे राइट बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई ओवर आर, बी इक्वल टू सम कांस्टेंट आई ओवर आर. Here constant is the constant of proportionality. Its value depends on system of units and medium. अब बच्चों ज़हन में रखना है, जिस तरह से हम कूलम लॉ जब लिखते हैं कि इलेक्ट्रिक फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, और फिर हम एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी के लिखते हैं और हम साथ कहते हैं कि इसकी वैल्यू एक तो मीडियम पे डिपेंड करती है, दूसरा सिस्टम ऑफ यूनिट्स पे डिपेंड करती है. तो यहाँ पर भी जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है विच मे बी सपोज टू बी रिटन एज के प्राइम दैट इज आई ओवर आर, दिस के प्राइम इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी. इट्स वैल्यू डिपेंड्स ऑन, वैल्यू डिपेंड्स नंबर 1 सिस्टम ऑफ यूनिट्स, नंबर 2 मीडियम. क्या आप मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर रहे हैं तो एयर में कैलकुलेट कर रहे हैं या किसी भी दूसरे मीडियम में कैलकुलेट कर रहे हैं या फ्री स्पेस में कैलकुलेट कर रहे हैं. सो वैल्यू ऑफ के डिपेंड्स ऑन सिस्टम ऑफ यूनिट्स एंड मीडियम. इफ वी यूज सिस्टम इंटरनेशनल एंड मीडियम फ्री स्पेस, फिर बच्चों अंडरस्टैंड करें कि अगर हम के प्राइम की वैल्यू सिस्टम इंटरनेशनल में लिखें और हमारा मीडियम फ्री स्पेस हो तो फिर के प्राइम की वैल्यू क्या है वो ज़रा बच्चों इधर देखें. अंडर दीज टू कंडीशंस के प्राइम इज इक्वल टू म्यू नॉट ओवर 2 जिस तरह से कूलम्स कांस्टेंट हम लिखते हैं कि के इक्वल टू 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसी तरह से यहाँ पर जो के प्राइम है कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू म्यू नॉट ओवर 2. म्यू नॉट फिर कांस्टेंट दैट इज नोन एज परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस. जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक में एप्सिलॉन नॉट लिखते हैं जिसको हम बोलते हैं कि इट इज़ द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, यहाँ पर म्यू नॉट परमिबिलिटी ऑफ द फ्री स्पेस. इट्स वैल्यू इज 4 पाई इंटू 10 रेज टू पावर -7 वेबर पर एम्पेयर पर मीटर. अब बच्चों हम चाहें तो इसकी अल्टरनेट यूनिट्स भी लिख सकते हैं ताकि आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी अल्टरनेट यूनिट अगर पता हो तो ये जो वेबर है ये आपको पता है बच्चों मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट है, ये होता है टेस्ला इंटू मीटर स्क्वायर, जिसको हमने लास्ट टाइम जिस फॉर्मेट में लिखा था उस फॉर्मेट को ज़रा बच्चों अंडरस्टैंड करें. वेबर टेस्ला इंटू मीटर स्क्वायर. व्हाट इज टेस्ला? न्यूटन पर एम्पेयर per meter into meter square. You write it as Tesla meter ampere inverse. न्यूटन मीटर, ये मीटर स्क्वायर से कैंसिल हो गया तो वेबर इसके इक्वल है. तो जब हम ये वाली यूनिट इधर हम लिखते हैं, यहाँ पर वेबर की जगह पे लिखते हैं तो मीटर और मीटर इनवर्स कैंसिल हो जाता है, तो न्यूटन पर एम्पेयर स्क्वायर भी इस म्यू नॉट की यूनिट है. सो दिस यूनिट इज अल्टरनेटिवली रिटन एज वैल्यू रिटन एज 4 पाई 10 रेज टू पावर -7. इफ वेबर को अगर हम यहाँ पर रिप्लेस कर दें तो आपके पास आंसर आएगा न्यूटन पर एम्पेयर स्क्वायर. ये भी हमारे पास म्यू नॉट की यूनिट है. लेकिन बच्चों आपकी बुक पे यही यूनिट जो है वो कन्वेंशनली यूज़ की गई है और वैल्यू लिखी गई है 4 पाई 10 रेज टू पावर -7 वेबर पर एम्पेयर पर मीटर. इफ वी पुट द वैल्यू ऑफ के प्राइम ओवर हेयर, यू कैन राइट बी इक्वल टू म्यू नॉट 2 पाई आई ओवर आर.
दिस इज बेसिक फॉर्म ऑफ एम्पेयर्स लॉ। अब बच्चों हमने एम्पेयर लॉ की बेसिक फॉर्म लिखी है। अभी मैंने वो वर्ड जो आपको बताया था इंटीग्रेटेड मैग्नेटिक फील्ड, अभी वो फॉर्म नहीं लिखी। दिस इज द बेसिक फॉर्म ऑफ एम्पेयर लॉ। फिर एक दफ़ा बच्चों बता रहा हूँ, द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी बी एट एनी पॉइंट पी ड्यू टू current through a straight conductor is directly proportional to the magnitude of current passing through the conductor, inversely proportional to the shortest distance of that point from the conductor. By combining these two results, we get B equal to K prime I over R, where K prime is constant proportionality. Its value depends on the system of units and medium. Under the two conditions, if system is international, medium is free space, then value of K prime is mu naught over 2 pi, where mu naught is constant, which is permeability of free space, having numerical value 4 pi 10 raised to power minus 7, along with the units Weber per ampere per meter. And if we replace Weber with the Newton meter per ampere over here, you can get the unit of the permeability of free space as Newton per ampere square, and numerical value बच्चों आपको बताइए that is 4 pi into 10 raised to power minus 7. अब अगर बच्चों ये वाली वैल्यू जो K प्राइम की वैल्यू म्यू नॉट ओवर 2 पाई है यहाँ पर अगर लगा दें तो B की वैल्यू हमारे पास आएगी म्यू नॉट 2 पाई I over R. दिस इज़ द बेसिक फॉर्म ऑफ द एम्पेयर लॉ।